नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। मेरा नाम है राजेंद्र और आज डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एंड लर्निंग। और टीचिंग एंड लर्निंग की बात की जा रही है, इसमें कि बहुत सारे सब टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी में से आज का जो सब टॉपिक है वो है आपका शिक्षण की अवस्था। इसके बारे में डिस्कस करने वाले थे इससे पहले ही क्लास में, जिसमें कि आपका देखिए थंबनेल में लिखा हुआ होगा शिक्षण की अवस्थाएँ एवं क्रियाएँ। ठीक है, जो हम लोग उसमें नहीं कर पाए क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो उसमें से हम लोग डिस्कस किए थे फंक्शन ऑफ टीचिंग, है ना। टीचिंग का क्या कार्य होते हैं इसके बारे में समझे थे। तो आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या अवस्थाएं होती हैं, कितने स्टेज होते हैं, आज जो सारे स्टेज होते हैं वो किस प्रकार से सारे कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझने वाले हैं। और इससे पहले डिस्कस किए हुए थे कि हम बात करते हैं शिक्षण का, तो शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, है ना। हम बात करते हैं अधिगम का, तो अधिगम का क्या अर्थ होता है, प्रकृति होता है ना। उसी प्रकार से अधिगम का बहुत सारे प्रोसेस जो है यहाँ पे डिस्कस कर सके। अधिगम का क्या प्रोसेस होता है, इसके कितने वेरिएबल्स होते हैं, उससे क्या मानसिक क्रियाएं होती है, मतलब एक सीक्वेंस में सारा आपको वीडियो मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 4, यहाँ पे क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, तो ये आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस मिलेगा। आप एक एक करके सारे वीडियो को देखिएगा तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो सारे वीडियो को जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, सारे वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा। तो साथ ही आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। QR कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा, डायरेक्ट आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि वीडियो से संबंधित विभिन्न तरह का आपका इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगा। क्लास को एक लाइक दीजिएगा और इसको ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षण की अवस्था। तो शिक्षण की अवस्थाओं में क्या होता है कि टीचिंग का जो प्रोसेस बताया गया है उसमें कितनी अवस्थाएं होती है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। इससे क्या क्या फेजेज हैं इसके बारे में समझने वाले हैं। तो जनरली क्या है कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में होते हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं तो वहाँ पर आप स्कूल में जाके सारे एक्टिविटी को करते हैं, है ना। जो सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं तो वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, और थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग मतलब वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाते हैं, है ना। तो उसी के बात यहाँ पे की जा रही है कि हम बात करते हैं टीचिंग का, तो उसको कितने फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि अगर फेज की बात करें, इसका स्टेज की बात करें, है ना, तो कितना स्टेज में हो सकता है, ये 3 स्टेज में हो सकता है। ये किन के द्वारा बताया गया है, यह बताया गया है जैक्सन के द्वारा, है ना, जो 1966 में इन्होंने इस बात को कहा है। क्या इस साथ में ये भी कहे हैं कि ये जो है शिक्षण प्रक्रिया ये आपका वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जो आपको 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला आपका क्या है, पूर्व क्रिया अवस्था, और दूसरा क्या है अंतः प्रक्रिया अवस्था, और तीसरा क्या है उत्तर क्रिया अवस्था। तो तीनों अवस्था में किस प्रकार का टीचिंग प्रोसेस होता है, किस प्रकार की चीज़ें होती है, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो पहली बात करते हैं क्या, पूर्व क्रिया अवस्था। तो पूर्व क्रिया अवस्था की बात की जा रही है, तो जो भी आप यहाँ टीचिंग का बात करना है तो यहाँ पे सारे देखिए कि आप क्लास के अंदर और क्लास के बाहर जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी चीज़ वहाँ पे टीचिंग का प्रोसेस अपनाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। प्री मतलब पहले, एक्टिव स्टेज मतलब क्या है कि जब भी आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं उससे पहले आप क्या करते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है ना। तो वही बताया गया है कि पूर्व क्रिया अवस्था में जो शिक्षक होते हैं वो छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए एक शिक्षण की योजना बनाता है। ठीक है, और क्या करते हैं, पढ़ाने की तैयारी करता है। तो सबसे पहली बात है कि शिक्षण की योजना मतलब आप जब पढ़ाने के लिए जाएंगे उससे पहले आप एक प्लानिंग करेंगे, है ना, कि इस टॉपिक को हमको कैसे पढ़ाना है ना, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हम लोग को करना है, इसमें क्या मेथड्स लगाना है, इसमें क्या कौशल लगाना है, स्किल्स, इसमें क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो सभी चीज़ का प्लानिंग जो है वो कक्ष में जाने से पहले, क्लासरूम में जाने से पहले क्या होता है, उसका पूरा का पूरा एक प्लानिंग करना पड़ता है। आप उसको पढ़ाने के लिए है ना एक तैयारी करनी पड़ती है कि इसको हम किस टॉपिक को हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे, वही बात यहाँ कही गई है। तो इस अवस्था में, ये जो अवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग कौन, पूर्व क्रिया अवस्था। तो पूर्व क्रिया अवस्था में वे सभी क्रिया आती है जो शिक्षक जो है कक्षा में जाने से पूर्व करते हैं। अर्थात कि जब टीचर जो है वो क्लासरूम में, जो क्लासरूम की बात की जा रही है, तो क्लासरूम में जाने से पहले वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम में जाने से पहले पहला चीज़ है कि वो प्लानिंग करते हैं कि जो भी टॉपिक को पढ़ाना है, जो भी टॉपिक को पढ़ाना चाह रहे हैं, जो भी टॉपिक को पढ़ाना चाह रहे हैं उस टॉपिक को वहाँ पे किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से वहाँ पे हर चीज़ों को समझाना है, उसके बारे में पहले से प्लानिंग करना होता है। यही बात कहा गया
है ना। तो इस तरह का सिचुएशन होता है, इस अवस्था को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी से कहा जाता है। आप इसे पूर्व क्रिया अवस्था भी कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं शिक्षण नियोजन अवस्था, है ना। तो शिक्षण नियोजन अवस्था या फिर टीचिंग प्लानिंग स्टेज, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि क्लास में जाने से पहले सारा प्रक्रिया आप करते हैं, तो वो सारा आपका प्रोसेस इसके अंतर्गत ही देखने को मिलता है। साथ में क्या देखने को मिलता है कि शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं शिक्षण योजना का चयन करता है। सिंपल सा बात है कि हम अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो किस उसके लिए एक टॉपिक निर्धारित करना पड़ेगा, तो उनका जो नियोजन करता है कि ताकि क्या करे कि उसका जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य तक वो प्राप्त कर सके या फिर उस उद्देश्य तक पहुंच सके। जैसे कि सपोज दैट कि अगर हम चाह रहे हैं कि क्लास 7 के बच्चे को, है ना, ट्रायंगल समझाना है, तो क्लास 7 के बच्चे के लिए ट्रायंगल्स किस प्रकार से समझा सकते हैं, उसके लिए वो पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना, कि उसमें किस प्रकार का मॉडल्स, किस प्रकार का चार्ट पेपर, किस प्रकार के मेथड्स, किस प्रकार के स्किल्स, है ना, वो सारे क्या होगा वो एक पेपर में लिख के रखना पड़ेगा, मतलब कि एक प्लानिंग करना पड़ेगा। अब प्लानिंग में सारी चीज़ों को वो लिख के रखना पड़ेगा, है ना, और ये समझना पड़ेगा कि इसमें कौन से ऐसे ईजी पार्ट है, कौन सा एकदम सिंपल पार्ट मैंने ईजी पार्ट हुआ, कौन सा मीडियम ऐसा पार्ट है जो हम आसानी से समझा सकते हैं, कौन से ऐसे पार्ट है जो बहुत ज़्यादा समझाने में दिक्कत होगा, है ना, तो उसके लिए कौन सा मेथड्स, कौन से स्किल का यूज़ करेंगे सभी बच्चे वो सारी चीज़ों को समझ सकें, है ना। तो वही बात कहा गया यहाँ पे कि शिक्षण की अगर अवस्था की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक शिक्षण योजना का चयन करना होता है, उसका नियोजन करना होता है, ताकि क्या कर सकते हैं आपका जो पढ़ाने का जो पर्पस है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा किया जा सके, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि इस समय शिक्षक अपने शिक्षण को सुनियोजित तथा सफल बनाने के लिए चिंतन करता है। अब सिंपल सा बात है कि जो टॉपिक हम ले रहे हैं उस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ाना है, उसके लिए एक अच्छा प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है, एक सफल प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। इससे संबंधित जो है साहित्य का अध्ययन करता है, ठीक है, और दूसरों से विचार विमर्श करता है, इसलिए इसे प्रत्यात्मक करने की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात कहा गया है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्लानिंग का, तो प्लानिंग ऐसा होना चाहिए जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। उसके लिए विभिन्न तरह का जो टीचर है वो थिंकिंग करता है कि इस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक को बारे में डिस्कशन भी करते हैं, इस टॉपिक को किस प्रकार से बच्चे को बताया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अंतः प्रक्रिया अवस्था। तो अंतः प्रक्रिया अवस्था अंदर क्या होता है, तो इस अवस्था में क्या देखने मिलता है कि वे सभी क्रियाएं समावेशित होती है जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत करने के समय तक, है ना, करता है। अर्थात यह कि जब टीचर सारा प्लानिंग कर लिया, है ना, कि कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, सारा प्रोसेस उसको समझ में आ गया, उसके बाद वो क्या होगा जब क्लास में इन करेगा, और क्लास में इन करने के साथ जब सारी चीज़ों को प्रस्तुत करता है वहाँ पे, तो सारे प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है आपका अंतः प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो अंतः प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्या हुआ कि टीचर जब क्लास में गया वो जो भी चीज़ें कर रहा है वहाँ पे जितने तरह की एक्टिविटी कर रहा है ना, तो सारी चीज़ें क्या होगा आपका इस अवस्था में देखने को मिलेगा, है ना। तो इस अवस्था में क्या है कि शिक्षक और छात्र कक्षा में आमने सामने होते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो शाब्दिक या अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है और पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनता है। साथ ही क्या होता है उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम जब टीचर और स्टूडेंट क्या हुआ कि क्लास में गए, वहाँ पे मिलने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे हो सकता है कि शाब्दिक और अशाब्दिक जो है प्रेरणा प्रदान किया जाता है, मतलब कि वर्बल इनवर्बल इंटरेक्शन होता है ना। साथ में क्या होता है जो भी चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं, जो भी टॉपिक को हम डिस्कस करना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसमें विभिन्न तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें विभिन्न तरह का आंसर सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या उसका आंसर दिया, और जो उसका लक्ष्य है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए वो पढ़ाने के लिए गए हुए हैं, है ना, वो प्राप्त वहाँ तक पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, ये सब चीज़ें इस अवस्था में देखने को मिलता है। तो शिक्षक इस अवस्था में पहले तैयार की गई जो शिक्षण की योजना है ना उसको क्रियान्वयन करते हैं। सिंपल सी बात, इस अवस्था में की गई पढ़ाने की तैयारी को वास्तविक रूप देने
के लिए वह विभिन्न प्रकार की शिक्षण उपागम है ना, विभिन्न तरह की रचनाएं है ना, शिक्षण युक्तियाँ इत्यादि का प्रयोग करता। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं पूर्व अवस्था, तो पूर्व अवस्था में जो भी चीज़ हम तैयारी करते हैं, सारे चीज़ों को तैयारी करने के बाद जब हम क्लास में जाते हैं, तो क्लास में जाने के बाद वो जो भी चीज़ हम तैयारी किए उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। जिसको टेक्निक की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, मेथड की बात कर रहे हैं, उन सभी का प्रयोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट उत्तर क्रिया अवस्था। तो उत्तर क्रिया अवस्था में क्या होता है, तो शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक जो है सीखे गए जितने भी कार्य होता है उसका मूल्यांकन करता है, पहली बात। दूसरी बात कि मूल्यांकन का कार्य जो है उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन परिविधियों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें समझ लीजिए। पहली बात यह है कि जब क्लास एंड होता है, मतलब कि आपका 35 से 40 मिनट का जब क्लास होता है, उसमें लास्ट जो 5 मिनट बचता है, तब 5 मिनट आपका होता है मूल्यांकन के लिए। तो ये बात कहा गया है कि जब सारा चीज़ वहाँ पढ़ा देने के बाद, सारा चीज़ टीचिंग करने के बाद, उसके बाद क्या होता है वहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है कि मैंने जितना चीज़ बताया बच्चे को कितना समझ में आया। उसका होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो उद्देश्य है, वो उसके आधारित पे सारी चीज़ें हुई या नहीं हुई इसके बारे में मूल्यांकन करता है। साथ में यह भी मूल्यांकन करता है कि हमने जो भी परिविधि का प्रयोग किया है ना, वो सभी सटीक बैठा या नहीं बैठा है ना, बच्चे वो सारी चीज़ों को यूज़ करने के साथ बच्चे सारी चीज़ों को समझ पाए या नहीं समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि मूल्यांकन करके शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कक्षा में जो कुछ पढ़ाया है उसका प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा, ठीक है, तथा उसके व्यवहारों में किस सीमा तक परिवर्तन आया, इसके बारे में पता करते हैं। और साथ में क्या होता है कि भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार का परिवर्तन शिक्षण में किया जाना चाहिए, इसके बारे में पता चलता है। जब ये सारे मूल्यांकन करने के प्रयास करते हैं टीचर कक्षा में, क्लास में, ठीक है, तो वहाँ भी जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो भी चीज़ पढ़ाया, जो भी चीज़ मैंने सिखाया है ना, वो कितना ज़्यादा प्रभावी था, कितना ज़्यादा प्रभाव बच्चे पर पड़ा, उसके व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन आने की चांसेस बन रहे हैं। और साथ में अगर बात करते हैं कि भविष्य में अगर इस तरह की चीज़ें और हम लोग करते हैं क्लास में, तो वो कितना सही होगा, कितना ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है शिक्षण के प्रोसेस में, इसके बारे में भी मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार से ये समझें कि उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत हम करते हैं मूल्यांकन का काम, है ना। उसके बाद पूर्व क्रिया अवस्था की बात करते हैं, तो हम करते हैं जो भी चीज़ पढ़ाना होता है उसका तैयारी की बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं अंतः क्रिया अवस्था, इसमें क्या होते हैं क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो भी क्रियाएँ कर रहे हैं, उसके बारे में बात होती है। तो इसी चीज़ को दूसरे मनोवैज्ञानिक जो टालमैन इन्होंने बताए हैं इस डायग्राम के आधार पे। इस डायग्राम को समझने से पहले आपको इसका जो सिंबल है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो इसका संकेत है। अगर हम पीटी की बात करते हैं, जहाँ पीटी लिखा हुआ रहेगा, उसका मतलब क्या होता है, परसेप्शन ऑफ टीचर ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर्स। स्टूडेंट का जो बिहेवियर्स है ना, उसका किस प्रकार का आपका देखने को मिलता है टीचर के विरुद्ध, है ना। साथ में क्या होता है कि डायग्नोसिस बाय टीचर ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट। अब बात की जा रही है कि किस प्रकार से, है ना, जो पीपल मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो छात्र है ना, उसका इंटरेस्ट किस प्रकार से है ना वो देखने मिलता है। यहाँ पे उसका निदान किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में बात हो रहा है। बात ये भी हो रहा है कि जो शिक्षक हैं उसके जो निर्णय और क्रियाएं की बात होती है वो किस प्रकार से देखने मिलता है, इसकी बात हो रही है। साथ में और भी सिंबल्स हैं, है ना, आपका पी स्मॉल पी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि छात्र जो है प्रतिरोध, किस प्रकार से छात्र का जो बिहेव है ना, वो देखने को मिलता है यहाँ पर जब आप क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तब। और लास्ट आपका डीपी है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्र का जो निदान करने की बात करते हैं कि जो विशेष समस्या है उसका निदान करने की बात करते हैं तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में बात हुई है। तो ये सारे आपको क्या है, जितना भी है आप सारे सिंबल है ना, ये एक संकेत है। और इस संकेत को यहाँ पे समझना है कि आपको डायग्राम में कि जो बताया गया है ये किन के द्वारा बताया गया है, आपका ये बताया गया टालमैन के द्वारा, जो आपका लर्निंग या फिर अचीवमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 3 अवस्था पढ़े थे ना, पूर्व अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था, इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो पूर्व क्रिया अवस्था में क्या होता था,
पूर्व क्रिया अवस्था में होता था कि टीचर जो है क्लासरूम में जाने से पहले एक प्लानिंग करता था। अब प्लानिंग का अपने ऑब्जेक्टिव होता था, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के मेथड, किस प्रकार के टेक्निक का इस्तेमाल करना है ना, क्या वहाँ प्रोसेस करना है। जब क्लास में जाएंगे टीचर वहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, उस सभी चीज़ का पहले से एक प्लानिंग करके वो लिख लेते थे। तो ये बात कहा गया है कि वहाँ पे क्या होता था कि प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता था कि वहाँ पे आप एक उद्देश्य का निर्धारण किया जाता था कि मुझे ये टॉपिक को पढ़ाना है, तो पढ़ाना कैसे है, और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सभी बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए टॉपिक, वो किस प्रकार से समझाया जा सके। इसके बारे में पाठ्य सामग्री के बारे में डिस्कस होता था कि आपका जो पाठ्य सामग्री मतलब कि मॉडल, चार्ट पेपर, जो भी आप लेना चाह रहे हैं है ना, उस टॉपिक से संबंधित आप वहाँ पे ले जा रहे हैं। आप वहाँ पे किस प्रकार के कौशल का इस्तेमाल करेंगे, इसका भी डिसीजन पहले से करना होता है। उसमें जो निर्धारण शैली की बात की जा रही है, वो निर्धारण शैली किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए, क्या उसका स्टेप होना चाहिए, कहाँ पे हम सारी चीज़ों को बेहतर रूप से कर सकते हैं, है ना। इन सभी की चीज़ों में क्या होता है, पहले से टीचर जो है प्लानिंग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अंतःक्रिया। अंतःक्रिया मतलब क्या हुआ कि जब टीचर क्लास में चला गया, क्लास में है और वहाँ पे सारी चीज़ों को वो कर रहे हैं। भाषात्मक करने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हम किस प्रकार से किस चीज़ों को रख रहे हैं, है ना, वहाँ पे हम किस प्रकार से किसी टॉपिक को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के शाब्दिक अशाब्दिक जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में बात की गई है। साथ में बात की है कि वहाँ पे जो निष्पादित करना है, वहाँ पे जो चीज़ें हम बता रहे हैं, वो सभी चीज़ें किस प्रकार से वहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ बताया गया है कि अभिव्यक्ति मतलब क्या है कि वहाँ पे हम जब सारी चीज़ों को कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई के द्वारा जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जितने स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, जितने मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप टीचिंग एड लेके हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, विभिन्न तरह का आप स्किल का यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को आप जब यूज़ कर रहे हैं तो उसका उस प्रकार से क्या उसका जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ तुम लोग पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है। लास्ट आपका आता है क्या, उत्तर क्रिया अवस्था। तो उत्तर क्रिया अवस्था की बात की जाती है, इसमें क्या होता है कि आपका फीडबैक लेना होता है। ठीक है, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएं उस टॉपिक को कितना बच्चे को समझ में आया, उसके लिए हम लोग फीडबैक लेते हैं। ठीक है, अब फीडबैक कैसे लिया जाता है, क्वेश्चन करके, है ना, क्वेश्चन करके ले सकते हैं, और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। व्यवहार सेवा मतलब ये हुआ कि हम जो भी टॉपिक को पढ़ाएं, बच्चे उसको बिहेव में कितना सारी चीज़ों को सीखा, और सीखने के बाद उसके व्यवहार में कितना चीज़ वो अपना यूज़ कर रहा है, उसके व्यवहार में कितने परिवर्तन आए। मूल्यांकन विधि मतलब ये है कि हम वहाँ पे जो भी चीज़ कर रहे हैं, मूल्यांकन करने की बात हो रही है, तो उसमें किस प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करें उसके बारे में बात होती है। कौशल व्यवहार परिवर्तन मतलब ये हुआ कि हम जो भी चीज़ पढ़ाएं बच्चे को, अब पढ़ाने के बाद उसमें किस प्रकार के बिहेवियर में चेंजिंग हुआ, है ना, उसके स्किल में कितना परिवर्तन हुआ, इसके बारे में बात होती है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जब एक टीचर क्लास से पहले और क्लास में और क्लास के एंड तक, है ना, सारा प्रोसेस इस सारी चीज़ों को करते हैं। तो आज इतना ही, इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।